तो आज के इस सेशन में हम फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फेयोल के बैकग्राउंड को समझेंगे। उसके बाद फेयोल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल को आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हेनरी फेयोल के बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। हेनरी फेयोल इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जनरल मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल को हम पॉपुलरली इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जनरल मैनेजमेंट के तौर पे जाना जाता है। He was born in 1841. उनका जन्म 1841 को हुआ था। He started his career as a coal mine engineer in the French coal mining company and later became the managing director of the company. हेनरी फेयोल ने अपनी करियर की शुरुआत फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी में कोल माइन इंजीनियर के तौर पर स्टार्ट किया और बाद में उसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने। In the year 1916, he published his well-known book Industrial and General Management in French language. हेनरी फेयोल ने 1916 को अपने एक फेमस बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसे फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। फेयोल was the first to identify 4 functions of management: planning, organizing, directing and controlling. Although his version was bit different: plan, organize, command, coordinate and control. फेयोल ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब को मैं प्रीवियस के सेशन में कवर कर चुका हूं। आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। और इनका जो वर्जन था वो थोड़ा डिफरेंट था: प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। According to Feyoll, all activities of an industrial undertaking could be divided into technical, commercial, financial, security, accounting and managerial. फेयोल का ऐसा मानना था कि इंडस्ट्री में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन सब को टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल के बेसिस में डिवाइड करके रखना चाहिए। He also suggested that qualities a manager must possess should be physical, moral, educational, knowledge and experience. फेयोल का ऐसा मानना था, उन्होंने एक मैनेजर्स के क्वालिटीज़ को सजेस्ट किए थे कि एक मैनेजर्स में फिजिकल होना चाहिए, वो मोरली अडेप्टेड होना चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास नॉलेज हो, साथ ही उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये सारे हेनरी फेयोल के द्वारा एक मैनेजर के क्वालिटीज़ को सजेस्ट किया गया था। Henry Fayol suggested 14 principles of management for the running the business effectively. They are as follows. Henry Fayol ने 14 principles of management को suggest किया जिससे कि एक बिजनेस को हम effectively चला सके। They are as follows. Division of work. Work is divided into small tasks and jobs. सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड करना। वर्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वर्क होता है उसे हम स्मॉल टास्क या फिर स्मॉल जॉब्स में हमें पहले उसे डिवाइड करना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन एंड अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट बाय डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन एज द वर्कर गेन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर हम किसी भी वर्क को डिवाइड करते हैं तो इससे होता क्या है, स्पेशलाइजेशन का प्रमोशन होता है और टाइम एंड एफर्ट्स का वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है, जिससे कि एक वर्कर एक काम को बार बार करते रहेंगे तो उससे उन्हें स्पीड और एक्यूरेसी गेन हो सकता है। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल ड्यूटीज। डिवीजन ऑफ वर्क एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हम टेक्निकल और मैनेजरियल ड्यूटीज दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। Authority is the right to give orders to the subordinates and responsibility is the duty in which the subordinates are expected to perform. Authority का मतलब होता है कि एक राइट जिससे कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक ड्यूटी जो हम हमारे सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस काम को परफॉर्म करें। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर को एग्जिस्टिंग। इस प्रिंसिपल से ये पता चलता है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का होना एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। इफ द ऑथोरिटी इज ग्रांटेड टू ए पर्सन ही शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल। सिमिलरली इफ एनीबडी इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ए टास्क ही शुड हैव सफिशिएंट ऑथोरिटी फॉर गेटिंग द वर्क डन। अगर किसी भी पर्सन को ऑथोरिटी ग्रांट किया जाता है तो उसके साथ
उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबल भी रहता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी भी पर्सन को किसी भी टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रखते हैं तो उसके पास सफिशिएंट ऑथोरिटी होना चाहिए उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। दस देयर मस्ट बी ए प्योरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हमेशा ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में प्रायोरिटी होना चाहिए। Discipline means getting obedience to rules and regulations of the organization. It is essential for the smooth running of the business. Discipline चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, हर एक जगह डिसिप्लिन का ज़रूरत होता है। अगर कैसे डिसिप्लिन बनना है, आप एक आर्मी के लाइफ को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें ईमानदारी से फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम बिजनेस को स्मूथ तरीके से रन कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, ही शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर ओनली। यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें एम्प्लॉय को जो भी ऑर्डर और जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो सिर्फ एक सुपीरियर मीन्स एक अथॉरिटी से मिलना चाहिए, और वो अपने टास्क के अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक सुपीरियर के पास ही होना चाहिए। ही शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। वो अपने काम का जो भी अकाउंटेबल होंगे, जो भी आंसरेबिलिटी होगी, वो सिर्फ एक सुपीरियर के ऊपर होना चाहिए। द वॉलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल लीड्स टू द फॉलोइंग इवेंट्स। अगर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को वॉयलेट किया जाए तो उससे बहुत सारे इवेंट्स अराइज होते हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर। अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर्स से अगर ऑर्डर रिसीव होगा या इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो एम्प्लॉय के पास ओवरलैपिंग हो जाएगा, अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग इंस्ट्रक्शन आने लगेंगे। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, और ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड परमानेंट सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर इंस्ट्रक्शंस बहुत जगह से आने लगेगा तो होगा क्या कि एक सोर्स बन जाएगा जो कि परमानेंटली और ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट अराइज करने के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर ए ग्रुप एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस प्रिंसिपल्स ये बताते हैं कि अगर एक ग्रुप एक्टिविटीज कंडक्ट किया जा रहा है तो उसमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, और उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को किसी एक हेड के द्वारा डायरेक्ट किया जाना चाहिए और एक प्लानिंग होना चाहिए। इट हेल्प्स इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हम बिजनेस के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को इफेक्टिवली हम रन कर सकते हैं। If the principle is not followed, there will be unnecessary duplication of efforts and wastage of resources. अगर unity of direction प्रिंसिपल को अगर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं किया जाएगा तो अननेसेसरी किसी भी वर्क का डुप्लीकेशन होगा, एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होगा और रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। Subordination of individual interest to general interest. An organization is superior to individual. This principle states that harmony of personal interest and common interest. एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमें सुपीरियरिटी देना चाहिए हर एक इंडिविजुअल से, क्योंकि इस प्रिंसिपल में ये बोला जाता है कि अगर हर एक इंडिविजुअल के पर्सनल इंटरेस्ट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन इंटरेस्ट को भी अचीव किया जा सकता है। व्हेन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट डिफर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर्स टू रिकॉन्साइल देम। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट दोनों अलग अलग होंगे तो ये एक ड्यूटी होता है मैनेजर्स का कि इन सारे इंटरेस्ट को वो रिकॉन्सलाइज किए, उसको सॉल्व करें। दस इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप मस्ट ऑलवेज प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा वो फेयर और इक्वल होना चाहिए उनके वर्क के ऊपर। इट शुड बी सेटिस्फैक्टरी बोथ टू द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जिससे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों सेटिस्फाई रहेंगे। फेयर रेम्यूनरेशन मोटिवेट्स एंड कीप अप द मोरल ऑफ वर्कर्स। अगर हम फेयर तरीके से रेम्यूनरेट करेंगे या फिर कंपनसेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को तो इससे वो मोटिवेटेड रहेंगे, साथ ही उनका मोरल जो है वो हमेशा ऊपर की ओर रहेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे।
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऑलरेडी मैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस इस चैनल में मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे एक बार चेक कर लेना। फिर भी मैं इस प्रिंसिपल के थ्रू कुछ आपको समझाऊंगा। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी एट द टॉप लेवल इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, वेयर एज इट डिस्पर्सन टू द लोअर लेवल्स इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल में अगर सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी होगा डिसीजन मेकिंग का तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर बिजनेस के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल में अगर डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी का पावर हर एक लेवल में दिया हुआ होगा तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्योल, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू अचीव ए बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस होना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। ना तो सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन कम होना चाहिए। दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस नहीं अराइज होना चाहिए, दोनों बैलेंस में रहना चाहिए। स्केलर चेन। Scalar chain refers to the chain of superior ranking from the ultimate authority to the lowest level in the concern. Scalar chain का मतलब होता है कि जो चेन ऑफ कमांड होगा वो हमेशा एक चेन के थ्रू सुपीरियर से एक अल्टीमेट ऑथोरिटी लोएस्ट तक जाएगा एक बिजनेस में। It states superior subordinate relationship throughout the concern and is necessary to ensure unity of command and effective communications. ये प्रिंसिपल्स ये स्टेट करता है कि जो सुपीरियर होंगे, जो हायर अथॉरिटी होंगे और जो लोअर ग्रेड के एम्प्लॉय होंगे उनके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा बरकरार रहे और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड यूज होता रहे। दिस चेन should not be violated in the normal course of formal communication. ऐसा माना जाता है कि ये जो स्केलर चेन है इसे कभी भी नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के फॉर्मल कम्युनिकेशन में वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। ऑर्डर। Order is the arrangement of things and person in the proper place. According to Fayol, there should be a place for everything and everyone. That is, the right man and the right thing must be in the right place. Order. ऑर्डर का मतलब होता है पर्सन या फिर थिंग्स का अरेंजमेंट प्रॉपर प्लेस में। फेल के अकॉर्डिंग हर एक प्लेस में हर एक चीज, ठीक है, हर एक लोगों के लिए होता है, जैसे कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब फॉर द राइट प्लेस। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फेल हैज टू कंपोनेंट्स। ऑर्डर फेल के अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, मटेरियल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। सबसे पहला होता है मटेरियल ऑर्डर और एक होता है हमारा सोशल ऑर्डर। Arrangement of thing is known as material order. Arrangement of people is known as social order. Material order का मतलब होता है अगर हम बहुत सारे चीज़ों का अगर अरेंजमेंट करते हैं तो उसे मटेरियल ऑर्डर कहा जाता है। और पीपल के अरेंजमेंट जैसे कि मैन पावर हो गया, कौन से डिपार्टमेंट में किस जॉब पोजीशन में हम मैन पावर को पोजीशन करेंगे तो उसे सोशल ऑर्डर कहा जाता है। इक्विटी। The principle suggests that a fair and just treatment is assured to people in similar positions. Equity एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सजेस्ट करता है कि हर एक पीपल को हर एक सिमिलर टाइप के जॉब पोजीशन के लिए उन्हें सही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, वर्किंग डूइंग द सेम जॉब शुड पे इक्वल पे। अगर एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेम जॉब पोजीशन में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट सुपीरियर शुड बी इम्पार्शियल वेल डीलिंग विद देयर सबऑर्डिनेट। फेवरेटिज्म्स एंड नेपोटिज्म शुड बी अवॉइडेड। यहाँ ये बोला जा रहा है कि सुपीरियर्स को कभी भी इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए अपने सब ऑर्डिनेट के साथ डील करते वक्त। ऐसा नहीं कि किसी वर्कर के साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, इस तरीके का इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट नहीं करना चाहिए। साथ ही जो फेवरेट लोग होते हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा देना या फिर जो नेपोटिज्म, ये सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा अवॉइड करना चाहिए जिससे कि मोरल जो होता है वर्कर्स का वो हमेशा बरकरार रहे। Stability of tenure of personnel. According to Fayol, a worker should not be moved from one job to another frequently. Fayol का ऐसा मानना है कि कोई भी वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन तक फ्रीक्वेंटली उन्हें मूवमेंट नहीं करना चाहिए। टाइम इज नेसेसरी फॉर एम्प्लॉय टू अडेप्ट हिज वर्क एंड परफॉर्म इट इफेक्टिवली। एक एम्प्लॉय वर्कर के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी वर्क और किसी भी वर्क के इफेक्टिव को अडॉप्ट करने के लिए। अगर कोई भी पर्सन एक वर्क को बार बार करेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो उसे इफेक्टिवली करते रहेंगे।
फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पर्सनल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम फ्रीक्वेंटली अगर पर्सनल या फिर मैन पावर ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर बार बार हम चेंज करते रहेंगे तो इससे सिलेक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही जो ट्रेनिंग कॉस्ट है ये भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ऑर्गेनाइजेशन का उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। इनिशिएटिव। According to this principle, subordinates should be given an opportunity to take initiative in making and executing the plans. हेनरी फ्योल का ऐसा मानना था कि सब ऑर्डिनेट्स को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए जिससे कि वो प्लान्स को इनिशिएट कर सके, प्लान्स को बनाए और उसे एग्जीक्यूट करे। इट विल इंक्रीज द जिल एंड एनर्जी ऑफ एम्प्लॉयज एंड हेल्प देम टू बिकम क्रिएटिव। ये क्या करेगा, एक एम्प्लॉयज या फिर वर्कर के अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक एम्प्लॉयज के अंदर में एनर्जी क्रिएट करेगा जिससे कि वो और ज़्यादा क्रिएटिव होके अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। स्पिरिट द कॉर्प्स। यूनियन इज स्ट्रेंथ। दिस प्रिंसिपल implies that there should be coordination and teamwork among the members of an organization। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि टीम वर्क हो या फिर मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले ले, क्रिकेट टीम में क्या होता है, जो हमारा कैप्टन होता है और जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है। हम हमेशा उस क्रिकेट टीम में क्या करते हैं, कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होना चाहिए कि टीम मेंबर्स और टीम के जो लीडर हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट टेक स्टेप टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द वर्क ग्रुप। मैनेजमेंट को हमेशा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि एक ग्रुप में टीम मेंबर्स के बीच में एक बिलोंगिंगनेस रहे, फ्रेंडली नेचर्स रहे। टीम स्पिरिट हेल्प्स इन डेवलपिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर एक टीम में टीम स्पिरिट होगा तो उससे उस टीम का एक म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस टीम के अकॉर्डिंग बिल्ड होगा। इट शुड इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्डर एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। इससे होता क्या है, इससे लोग इंस्पायर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वो वर्क को और मेहनत से करते हैं और जो वर्क का क्वालिटी होता है उसे इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ये 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। हेनरी फ्योल ने इन सारे प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने कंपनी को बहुत सक्सेस दिलाए थे और खुद भी एक सक्सेसफुल पर्सन बने थे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।